बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, KMS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, ट्रांसफरिंग एंड अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। बेसिकली करते क्या है, हमारे पास नॉलेज होती है और हम नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं दूसरे लोगों तक। देखो इसको ऐसा समझें, हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक मेरे पास एक लेट्स से कि एक बंदा है, कॉल सेंटर पे मौजूद है टू फैसिलिटेट कस्टमर्स। ठीक है, अब उसके पास कस्टमर की तो इन्फॉर्मेशन जा रही है, मगर जो स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज है वो कहाँ से आएगी, वो कौन दे रहा होगा? लेट्स बस कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहीं से नॉलेज उसको दूंगा तो वो आगे बताएगा ना। उसको कैसे पता है कि इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? तो हमने क्या क्या होता है, हमने अपनी नॉलेज शेयर की हुई होती है भाई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी रीजन बेसिकली ये होते हैं। अब उसके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब वो इजीली हैंडल कर सकता है अपने कस्टमर्स को। वरना कस्टमर खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, कॉल की है, वो कहता है भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अब बताए मैं क्या करूँ। अब वो जो कॉल सेंटर में बैठा हुआ है वो खुद टेक्निकल बंदा तो नहीं है, वो क्या बताएगा और कैसे बताएगा? उसको खुद रिसोर्सेज जरूरत है। अब आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे। तो इसी तरह से क्या किया होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होता है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे तमाम लोगों ने क्या किया होता है, नॉलेज शेयर की हुई होती है, डिपार्टमेंट से नॉलेज शेयर की हुई होती है, और वो उसको यूज करते हुए वो क्या करा होगा, उसको फैसिलिटेट कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के तीन एरियाज हैं। हमारे पास एक लगता है हमारे पास नॉलेज रिपोजिटरीज, दूसरा लगता है नॉलेज मैप्स, और तीसरा लगता है कॉर्पोरेटिव टूल्स। ठीक है, नॉलेज रिपोजिटरी क्या होता है? Knowledge repositories are the most common types of knowledge KMS, and the emphasis the codification and the storage of the knowledge to facilitate the knowledge reuse. ठीक है, आपने क्या किया, आपने नॉलेज दी हुई है और अब वो इस नॉलेज को रीयूज करने के लिए, बेसिकली अगर आप इस तरह से देखें, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी में ये इसके अंदर तमाम की तमाम हमारे पास क्या डेटाबेस है, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी भाई, कहीं ना कहीं से तो आई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉलेज प्रोड्यूसर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये क्या है, इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये कौन है, वो नॉलेज का यूजर है जो इस नॉलेज को यूज कर रहा होगा। ठीक है, और इस सब को मॉनिटर करने के लिए एक नॉलेज मैनेजर होगा जो कि इस रिपोजिटरी को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा कि भाई तमाम चीज़ें, तमाम टास्क अपने अपने हिसाब से ये सही से परफॉर्म होते जाएं। तो ये क्या है, ये है नॉलेज रेपोजिटरी, जहाँ पे हमारे पास इनपुट आ रहे होंगे लोगों की तरफ से, इस रिपोजिटरी के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा होगा, मैनेज हो रहा होगा, और यूजर इसको यूज कर रहे होंगे। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है नॉलेज मैप्स। अच्छा, तो अभी हमारे पास नॉलेज मैप्स, बेसिकली नॉलेज मैप से नॉलेज मैपिंग होती क्या है? अब हुआ ये है, हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी नॉलेज तो शेयर की हुई है। अब किसको क्या पता चलेगा कौन सी नॉलेज कहाँ मौजूद है, कैसे मौजूद है, किस तरह यूज़ करना है? तो ये होगा क्या, तो ये एक प्रोसेस है इस तरह का, जिससे होता ये है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो खुद ब खुद कैटेगराइज हो रही होती है, हम उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं नॉलेज के हिसाब से, डायरेक्टरीज के हिसाब से, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। लेट्स सपोज प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है, अब अगर मेरे पास सारे के सारे सवाल लाइन से होंगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड इसका आंसर रेलिवेंट कहाँ पे होगा? आपके पास अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बनी हुई है, अलग अलग अपने अपने ऑर्गेनाइज हुई हुई है, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वरना आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। Knowledge maps are the second feature of the KMS. Knowledge maps, also referred to as an expert directories, are searchable indexes और catalogs. अब करते क्या है, इससे इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आपके पास सिर्फ लेट सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसका आंसर लिखे में मल्टीपल सवाल जवाब है और कोई सर्चेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो अगर मैं क्या करूँ, इसके इंडेक्सेस बने हुए हों कि मुझे पता अच्छा भाई ये चीज़ यहाँ पे, इसका जवाब यहाँ पे, तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो रहेगी। या मेरे पास कैटेगरीज बनी हुई हों, या मेरे पास जो डायरेक्टरीज बनी हुई हो, तो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आसान हो जाएगी। तो पहले हमारे पास था नॉलेज रिपोजिटरीज, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, नॉलेज मैप्स। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोलैबोरेटिव टूल। तो ये हमारे पास थर्ड फीचर है एमएस का। बेसिकली ये टूल करता है क्या है, सच एज ग्रुप वेयर, ईमेल, चैट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सर्विसेज। तो ये करता है क्या है, इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे लेके आके सबको मैनेज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इन सबको मैनेज कर रहा होगा। रिपोजिटरी जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है,
फिर हमारे पास मैपिंग, जो रेलिवेंसी हमने उसको सबको अलग अलग कर दिया, रेलिवेंटली हमने उसको डायरेक्टरीज बना दिए, और कोलैबोरेटिव टूल्स इन सबको आपस में क्या कर दिया हमने, मैनेज कर लिया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। मसलन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज क्या होगा, द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बीइंग बेटर देन द आइडिया ऑफ सुपरस्टीज। मतलब भाई इसका फायदा क्या होगा, रिलेटिव एडवांटेज, अगर मैं ये यूज करता हूँ, ये बनाता हूँ मैं, इसका मुझे फायदा क्या मिलना है, तो इसका बेनिफिट्स किसके पुराने वाले से कंपेयर करने पे। कॉम्पिटेबिलिटी, कि भाई ये क्या, ये मेरे बिजनेस से कंपेटेबल है, मेरे प्रोसेस से कंपेटेबल है, मेरी चीज़ों से कंपेटेबल है या कंपेटेबल नहीं है। अगर कंपेटेबल है तो ठीक है, और कंपेटेबल ही नहीं हो रहा, उससे तो फायदा क्या है इसका। फिर कॉम्प्लेक्स, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना ही, यूज़ करना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर फायदा नहीं होना। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें इजीली मैं क्या करूँ, ट्रेस कर सकूँ, आराम से काम कर सकूँ। ट्रायलेबिलिटी, तो हमारे पास ये क्या है कि भाई अगर हम कोई भी चीज़ से यूज़ कर रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको ट्रायल बेसिस पे, हम उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम उसको यूज़ कर सकें, ताकि हमें पता चले भाई ये क्या, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने पूरा का पूरा लेट्स बना दिया, बनाने के बाद हमने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, सब हो गया, और बाद में वो सही से काम ही नहीं कर रहा। अब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा, सारी कॉस्ट भी जाया, टाइम भी जाया, एफर्ट, सब चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। इसकी बजाय हम क्या करें, हम थोड़ा थोड़ा पार्ट बना बना के उसको क्या करें, ट्रायल करते रहे कि भाई क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्जर्वेबिलिटी, भाई इसी तरह से क्या है भाई, क्या जो भी इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट्स हैं, वो क्या सबके पास विजिबल हैं, क्या सबसे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अगर विजिबल से पास नहीं हो रहा, फिर फ़ायदा नहीं है। आपने नॉलेज तो डाल दिए, मगर नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए बंदे को मिल ही नहीं रही, फिर फ़ायदा नहीं होना। तो ये विजिबल भी होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की, तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ आती हैं, टेक्नोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल। तो जब हम केएमएस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई पहले टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो भाई हमें क्या मिला, अगर हम ये केएमएस इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट क्या मिलेगा, परसीव बेनिफिट। तो भाई इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें अगर बेनिफिट हो तो हम अडॉप्ट करें, और अब बेनिफिट नहीं हुआ तो हम भाई कॉस्ट क्यों इनकर्ड कर रहे हैं। तो परसीव बेनिफिट्स। फिर ये कितना कॉम्प्लेक्स है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फिर फ़ायदा नहीं है अडॉप्ट करने का। क्या फ़ायदा, अगर ये बहुत मुश्किल है तो क्या मुझे फिर से लोगों को ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और अगर एक चला गया तो फिर से ट्रेनिंग होगी, तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर ये कंपेटेबल, क्या मेरे बिजनेस से, मेरे लोगों से, मेरे यूनिट से, मेरे प्रोसेस से ये कंपेटेबल है या नहीं है। फिर इस तरह से हमारे पास क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या सफिशिएंट रिसोर्सेज है मेरे पास इसको अडॉप्ट करने की, क्या टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी है मेरे पास कि मैं इसको अडॉप्ट कर लूँ, क्या टॉप मैनेजर्स की सपोर्ट हासिल है कि वो इसको अडॉप्ट करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, इसको आगे प्रमोट करेंगे, तब तो फ़ायदा है। वरना सिर्फ आपने डेवलप कर लिया मगर उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फ़ायदा क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही, फ़ायदा क्या होगा। फिर से हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में फिर भी बात आ गई, हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इसमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा। भाई दूसरों ने अडॉप्ट कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहते हुए ना चाहते हुए उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हमें कम्पीट करना है तो, वरना हम क्या करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन जाएंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई इसको, इस आईडी को ड्रॉप कर दिया जाए। फिर हमारे पास है कि हाउ कंसल्टेशन फर्म मैनेज देयर नॉलेज। अब दो तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास कोडिफिकेशन और एक है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, पर्सनलाइजेशन में क्या कर दिया हमने, हमने इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स रख लिए जो कि यही काम कर रहे हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम उससे पूछते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, या हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हम उसी इन्फॉर्मेशन को रीयूज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लोग हायर किए हुए हैं, यहाँ पे हमने सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, बट एक्सपर्ट्स हैं तो वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा रही होगी, अब हमसे उनसे पूछना पड़ रहा होगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी कॉस्ट रिलेटिवली कम पड़ रही होगी, हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास पीपल टू डॉक्यूमेंट। तो हमने क्या काम, जितना भी काम किया वो सब क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। मतलब जितना भी हमने काम किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, मेंटेन कर लिया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उस इन्फॉर्मेशन को वापस से एब्स्ट्रैक्ट करना है और इसको रीयूज करना है।
जबकि यहाँ पे क्या होता है पर्सन टू पर्सन, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप वापस से क्या करोगे, उसी बंदे से मालूम करोगे भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह होगा। तो पर्सन टू पर्सन चल रहा होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट हैवीली करना होता है, किसमें, आपको आईटी सेक्टर में, क्योंकि अगर आपको केएमएस बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें क्या होंगी, आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, तमाम आपकी वन टाइम नॉलेज शेयर होगी और फिर आप उसको री यूज़ कर रहे होगे, जबकि यहाँ पे आपको इतनी हैवीली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ आगे बात करें कि यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पे ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो क्या कर रहे होंगे, जो उस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकें, उनके सोल्यूशन को देख सकें, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको इनोवेट कर सकें। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, जो उसमें एक्सपर्टीज हासिल की हुई हो, जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। बेसिकली ड्राइवर्स क्या है, वो ड्राइवर्स है जिसकी बेसिस पे हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे होते हैं। तो तीन बेसिक हमारे पास ड्राइवर्स हैं। वो क्या है भाई, पहला ड्राइवर है क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। भाई कस्टमर के लिए अगर वैल्यू क्रिएट हो रही है तो ठीक है, अडॉप्ट करते हैं, और अगर नहीं हो पा रही तो फायदा नहीं है। तो हम वो स्ट्रेटजी यूज करें जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर सकें कस्टमर्स के लिए। टर्निंग अ प्रॉफिट, भाई जो कुछ भी किया हमने उससे प्रॉफिट डेवलप होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भाई फायदा कुछ भी नहीं कि हम चैट के लिए नहीं बैठे हुए। तो प्रॉफिट हमें जनरेट होना चाहिए, और डेफिनेटली अगर हमारे पास कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है तो प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या है, मैनेजिंग पीपल। भाई जो ये लोग, जितने भी लोग हैं जो इसको चला रहे होंगे, वो लोग हैं भाई, वो कितना इफेक्टिव है, कितने आराम से कर लेते हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर है चूजिंग द राइट स्ट्रेटजी। डू यू ऑफर स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज क्या होती है, हमने एक स्पेसिफिक बनाया हुआ है और सेम उसी पैटर्न पे ही चलता जाएगा। जबकि कस्टमाइजेशन क्या होती है, उसमें आपका पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, सिचुएशन टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू डिमांड्स, आप उसको वेरी कर सकते हैं। जबकि स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, एक ही स्पेसिफिक आपके पास होता है, आपको वही फॉलो करना होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। डी हैव मेच्योर और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कि भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है, ऑलरेडी मार्केट में सस्टेन है, वो ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी है, या अपनी मतलब अपनी मेच्योरिटी पे आ गई है, या वो अभी प्रोडक्ट कैसी है, ग्रोथ पे चल रही है, वो मुश्किल आएगी है, इनोवेट हो रही है। तो किस तरह की प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे भी आपकी स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ रहा होता है। डू योर पीपल रिलाई ऑन एक्सप्लिसिट और टेक्निक नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो भाई आपके लोग क्या इस पर रिलाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ करे जा रहे हो, आपने कॉस्ट इन्वेस्ट कर दी है बट लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे। तो ये देखना होता है भाई कितने लोग इस पर रिलाई कर रहे हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको, अदर मिल रही है नहीं मिल रही है, उससे रिस्पॉन्स कैसे जनरेट हो रहा है, आइदर ये फायदेमंद भी है या कुछ ही लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बेनिफिट उठा नहीं पा रहे। तो ये तमाम चीज़ों की बेसिस पे हम क्या करेंगे, राइट स्ट्रेटेजी को